वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक नया सब यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने जो रिमेनिंग सब यूनिट्स थे वो हमने क्लियर किए। अब इस वाले लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स पे डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेल ड्रा की और इस सेल में जो है, इस सेल में बहुत टाइप्स के आप केमिकल्स पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वाटर, साल्ट्स, इसके बाद लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये चीज़ें हम पाते हैं। इस टाइप की केमिकल्स हम पाते हैं, हर एक सेल में हम ये चीज़ें पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम मिला के कहते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल्स। तो यही मॉलिक्यूल सेल्स में आप पाते हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स हम एक लिविंग सिस्टम में पाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स में पाते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल these molecules as the biomolecules. We call them as the biomolecules. So simply अगर हमें डिफाइन करना होगा what are biomolecules, हम ऐसा कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो आप सेल में पाते हैं और लिविंग सिस्टम में पाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स found inside the cells are known as biomolecules. तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपका बायोमॉलिक्यूल्स का बन गया कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सेल्स में हमें नजर आते हैं, सेल्स में हम जिन सेल्स में जिन मॉलिक्यूल्स को हम पाते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अगर आप बुक्स पे देखेंगे बहुत सारी टाइप्स की डेफिनेशंस होंगी रिगार्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स, बट इट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है और ये हर एक चीज़ को यहाँ पे इस अपने एक डोमेन में लेती है ये डेफिनेशन। तो आप ये मॉलिक्यूल्स जो सेल्स में पाते हैं, चाहे साल्ट्स हैं, चाहे वाटर है, चाहे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये तो सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की स्टडी जब आप करेंगे तो हम कहेंगे कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स सिंपली इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इनसाइड द सेल। नाउ अगर हम इस पे नजर डालें तो यहाँ पे हमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। एक तो ये सॉल्ट्स एंड वाटर, दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें रह जाते हैं आफ्टर दैट लिपिड्स। लिपिड्स एक कैटेगरी लिपिड्स की, सेकंड वन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इन चार टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर नोन एज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सेल्स में अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की जो अब क्लासिफिकेशन है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। नाउ द बायोमॉलिक्यूल्स we find inside the cells, they are of two types. अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये दो टाइप्स के होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने देखा वाटर है, इसमें साल्ट्स हैं। अब इसके बाद
ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आपकी एग्जांपल्स हैं लिपिड्स, लिपिड्स हैं आपके एग्जांपल, प्रोटीन्स, देन carbohydrates, and lastly nucleic acids। तो हम ये यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं देयर आर टू टाइप्स, दैट इज द inorganic biomolecules and organic biomolecules। Inorganic biomolecules include the water and the salts, they include the water and salts, whereas organic biomolecules includes lipids, proteins, carbohydrates, and nucleic acids। Before we go ahead, we will discuss what are organic biomolecules। इंपॉर्टेंट कैटेगरी इनमें इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की है। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं विच कंटेन कार्बन एटम्स। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन लिंकेज जिनमें पाई जाएगी, ऐसे ये कार्बन है दूसरा कार्बन, तो जिन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन आप देखेंगे उन बायोमॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, दैट्स इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर एंड साल्ट्स, इनका तो हमें पता ही है। ये जो वाटर है 80% जो सेलुलर ये कंपोनेंट्स होते हैं दे कंटेन वाटर, एंड salts are also important in maintaining the metabolism, they include different types of electrolytes। तो important कैटेगरी जो हमारे पास इसके बाद रहती है that is of the organic biomolecules। अब हम इन्हीं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अपनी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। सो वी शैल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। हम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो आइए ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कशन अपनी करते हैं। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, अब इनको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स को। पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, इसके बाद दूसरी कैटेगरी में हम लेंगे प्रोटीन्स को, फिर हम तीसरी कैटेगरी में लिपिड्स को लेंगे, और लास्ट वाली कैटेगरी में न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये वो चार कैटेगरीज बायोमॉलिक्यूल्स की हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इनको हम अब सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद प्रोटीन्स, देन लिपिड्स, एंड लास्टली न्यूक्लिक एसिड्स। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो पहला जो आपको पता ही है, दे आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनके जनरल फार्मूला पे हम आते हैं। पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है।
अब हम आते हैं इनके जनरल जो फार्मूला है, इनकी केमिकल फार्मूला, उस पे हम आते हैं। तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स की ये है CnH2nO। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। एक जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें हमने देखना है C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। अब हमें ये N देखना होगा। N क्या है? N इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे आपको ये बात समझनी है कि एक कार्बोहाइड्रेट में जितने कार्बन एटम्स होंगे यूजुअली, उतने ही ऑक्सीजन एटम्स भी होंगे, और जितने किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम्स होंगे उसका डबल उसमें होगा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेंगे C2 या C3, आप लीजिए C3, तो H क्या बनेगा यहां पे? H इसका डबल होगा, H6O3। ये एक एग्जांपल है एक कार्बोहाइड्रेट की। तो इसके बाद दूसरा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, अगर आप ये बढ़ाते चले जाएंगे, ये होगा C4, अब इसका डबल होगा H8O3। अब इसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे C5, H क्या आएगा? शाबाश, H10O5। सिमिलरली C6, H12O6। अब ये वाली जो फार्मूला है, ये हम सभी अपने लोअर क्लास से, अपने 5th 8th क्लास से हमें यह पता होता है कि C6H12O6 इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो जाती है CnH2nOn। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं। N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे भी N ही है, तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो 3 ही होंगे। यहाँ पे कार्बन एटम 4 हैं, यहाँ पे यहाँ पे 4 होगा ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स भी 4 होंगे। यहाँ पे कार्बन एटम्स 5 है, ऑक्सीजन एटम्स भी 5 ही होंगे। यहाँ पे कार्बन एटम 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स भी 6 ही होंगे। अब इसका डबल होगा यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 3 है, तो इसका डबल है 6। यहाँ पे 6 आएंगे हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे कार्बन एटम्स 4 है, यहाँ पे 8 आएंगे हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलर यहाँ पे कार्बन एटम्स 5 है, यहाँ पे 10 आएंगे हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे कार्बन एटम्स 6 है, यहाँ पे 12 कार्बन एटम्स आएंगे। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। ये एक सिंपल सी डिफिनीशन बन गई आपकी, जो आप लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, और दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स containing carbon, hydrogen and oxygen having the general formula of CnH2nOn। अब हम केमिस्ट्री की ओर जाएंगे कि केमिस्ट्री में हम या बायोकेमिस्ट्री में हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। मैं आपको ये बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में डिफाइन कर लेंगे, बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। यहां पे अब आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो इससे पहले वाली डिफिनीशन थी वो आपने सुनी भी होगी, एंड दैट्स आल्सो सिंपल। अब यहाँ पे आप ध्यान लगाइए कि केमिस्ट्री में हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पहले आप समझ लीजिए पॉली का क्या मतलब है। पॉली मीन्स मनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं OH ग्रुप्स। तो पॉली हो गया मनी, हाइड्रोक्सल हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। और यहां पे अगर पहली हम यहां पे लेंगे डिफिनेशन एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इट इज CHO। इस ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, CHO ग्रुप को। अगर यहां पे हम डिस्कस करेंगे कीटोन्स, तो कीटोन CO
फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कीटोन्स, कीटोन या कीटोन्स। तो एक कार्बोहाइड्रेट में पॉली मीन्स मनी होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तो नहीं कहने चाहिए, मनी हाइड्रोक्सी, तो इसमें मनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं। OH ग्रुप्स जो हैं इसमें, OH ग्रुप्स आर मनी, मनी OH ग्रुप्स होते हैं इसमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद या तो इसमें CHO ग्रुप होगा, तो ये बनेगा मनी, मनी मीन्स पॉली, OH मीन्स हाइड्रोक्सी, CHO ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड्स, तो ये बना पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप CHO है, दैट्स एल्डिहाइड। अब अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या हो गया, पॉली, पॉली मीन्स इसमें मनी है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप इसमें बहुत सारे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोन, कीटोन मीन्स इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो ये हो गई डिफिनीशन केमिस्ट्री के लिहाज से। अगर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द दीज कार्बोहाइड्रेट्स, तो केमिस्ट्री में हम ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसी वाले डिफिनीशन को हम एलाबरेट करेंगे यहाँ पे हम इसको एलाबरेट करने जा रहे हैं, द डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स in the biochemistry, that is the polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों हम केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। अब इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। इससे पहले मैंने आपको एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दिया था, दैट इज C3H6O3। ये मैंने एक एग्जांपल इससे पहले भी आपको दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राइओस शुगर, क्योंकि इसमें जो है इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइओस शुगर। तो शुगर दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइओस शुगर। तो ये फुलफिल कर रहा है वही क्राइटेरिया, द जनरल फार्मूला CnH2nOn। कार्बन का तादाद यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन का भी 3 है, तो हाइड्रोजन का 6 है, तो ये बन गया C3H6O3। ये एक ट्राइओस शुगर है। अब इसको हम इसी एक शुगर को हम लेंगे और हम डिफाइन करेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इसको इलाबरेट करते हैं आगे देख लेते हैं हम इसको। ये ऐसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, CHO, COH, अब पूरा ध्यान लगाइए, ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ CH2OH, CO डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है जनरल फार्मूला C3H6O3। हम चेक कर लेते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो ये बन गया C3। अब हाइड्रोजन्स पे आते हैं, हाइड्रोजन्स 1st 2nd 3rd, यहाँ पे 2 हैं, 5 and 6, तो इसमें आगे H6। अब O को काउंट कर लेते हैं, 1 2 and 3 O3। तो ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये केमिकल स्ट्रक्चर C3H6O3, एक ट्राइओस शुगर है। अब आगे हम जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अब इसका क्या केमिकल फार्मूला होगा। इसमें हम कार्बन्स की नंबरिंग करेंगे, 1st 2nd 3rd, देखेंगे 3 कार्बन है इसमें, हम नंबरिंग तो नहीं, वो तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आप देख रहे हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हो रही है, उसके अपने रूल्स हैं, हम यहाँ पे सिंपल काउंटिंग कर रहे हैं कार्बन्स की। तो 3 कार्बन आ गए C3। H के हम देखते हैं H कितने हैं,
दो है यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन आ गए, एक यहाँ पे, चार, दो यहाँ पे, H6। अब O देख लेंगे, एक, दो, तीन, O3। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका भी यही फार्मूला है, इसका भी यही फार्मूला है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? C3H6O3। ये स्ट्रक्चर सही है कि ये स्ट्रक्चर सही है? ये केमिकल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सही है कि ये अरेंजमेंट सही है? दोनों सही है, दोनों ट्रायो शुगर है, दोनों का केमिकल फार्मूला यही होगा। अब इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब मैं आप फिर एक बार आप ध्यान लगाइए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। हम कैसे इनको डिफाइन कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, C3H6O3 ट्रायो शुगर, दोनों इसका भी यही फार्मूला है, इसका भी यही फार्मूला है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अभी हमने पढ़ा था CHO फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये भी हमने अभी पढ़ा कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इट इज कीटोन ग्रुप। तो इस वाले और इस वाले स्ट्रक्चर में फर्क ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है जो है दैट्स कीटोन। अब ये देखिए कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, तो हो गया पॉली, पॉली मीन्स मनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें। यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हम इसको कहते हैं पॉली मीन्स मनी हाइड्रोक्सी। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉलीहाइड्रोक्सी है और ये स्ट्रक्चर भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है एल्डिहाइड, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो that is how we define the carbohydrates in chemistry or in biochemistry. We say that carbohydrates are either polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. polyhydroxyaldehydes तब होंगे जब इनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स तब होंगे जब इनमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों का फार्मूला है C3H6O3, इसका भी यही फार्मूला है C3H6O3। अब डिफरेंस ये है कि दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन ग्रुप है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द दिस कार्बोहाइड्रेट्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने डिफाइन किया कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की है, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2nOn। तो अब अगर हम प्योर बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें हम डिफाइन करेंगे दिस कार्बोहाइड्रेट्स को, दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये मैंने आपको एक ट्रायोस शुगर की एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब हम इसके बाद देखते हैं, पहले कुछ जनरल बातें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। हमने पहले डेफिनेशन की, अब इसके बाद हम कुछ जनरल बातें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में करते हैं। तो पहली बात यह है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, दे आर मोस्ट abundant ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे abundant ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। पहला पॉइंट, दे आर मोस्ट abundant ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड, दे form 70% of the dry weight of plants। प्लांट बॉडी का ड्राई वेट जब आप देख लेंगे तो उस ड्राई वेट का 70% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होगा। दैट्स वाई वी से दे फॉर्म द 70
परसेंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स पे ये एनिमल्स फीड करते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसके बाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, सर्व्स एज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है ये एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको एलाबरेट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। सो ग्लूकोज सर्व्स एज इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारा रोल है इनका, और स्ट्रक्चर बनाने में भी इनका बहुत सारा रोल है। सो दे हैव स्ट्रक्चरल एज वेल एज मेटाबॉलिक रोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स have both structural and metabolic roles। तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चरल एज वेल एज मेटाबॉलिक रोल्स हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो हमने यहाँ पे की। अब इसके बाद भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शंस के बारे में बात करनी है, लेकिन जिस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हम डिस्कस करते जाएंगे उनके साइमल्टेनियसली हम फंक्शंस भी और इनकी इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं साथ में। तो ये कुछ जनरल बातें थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन, जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। दैट इज द मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरी कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स। So with respect to the definition of the with respect to the classification of the carbohydrates are of 3 types। 3 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो पहला मोनोसैकेराइड्स, these are simplest sugars। ये सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं, इनमें सबसे सिंपल टाइप के शुगर्स होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करेंगे, ये फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर हम डिग्रेड करेंगे तो अल्टीमेट यूनिट्स जो इसके निकलेंगे वो निकलेंगे monosaccharides। So monosaccharides are the ultimate units of the carbohydrates, are the ultimate units of इनको इनसे नीचे वाले जो यूनिट्स हैं उनमें तकसीम नहीं कर सकते हैं। सो दे आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। अब इसके बाद दे कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम्स। अब इनमें कार्बन एटम्स की तादाद जो होती है वो 3 से लेकर 6 तक होती है। 3 भी हो सकते हैं किसी मोनोसैकेराइड में कार्बन एटम्स, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो गए, मान लीजिए ये एक मोनोसैकेराइड है, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। अब अगर ये मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, या ये तीसरा मोनोसैकेराइड है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 to 10 monosaccharide units। अब अगर एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप मान लीजिए ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, MS यहाँ मैंने सिंपली लिखा मोनोसैकेराइड के लिए, ये पहला मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
अब अगर एक से ज़्यादा जुड़ते हैं, 2 जुड़ते हैं, 3 जुड़ते हैं, 5 जुड़ते हैं, 7 जुड़ते हैं, 8 जुड़ते हैं, 10 तक ये जुड़ते हैं, तो इनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन्स ए फ्यू, ओलिगो मीन्स, ये लफ्ज़ जो है ओलिगो, ओलिगो मीन्स ए फ्यू, इसका यहाँ पे मतलब है 2 से 10 तक अगर मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब है ये बॉन्ड्स बना देते हैं एक दूसरे के साथ। अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इनको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। अब इसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स are present in पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स की बात हम करेंगे, पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो इनकी तादाद 100 भी हो सकती है, इनकी तादाद 1000 भी हो सकती है, इनकी तादाद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसका अल्टीमेट यूनिट जो है वो मोनोसेकेराइड होगा। मोनोसेकेराइड में 3 से 6 तक कार्बन एटम्स की तादाद हो सकती है। अगर आप इसके बाद आप जाएंगे, अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 10 है, तो इनको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। तो विद रेस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑफ 3 टाइप्स। हमें ये बात समझ में अब आ गई होगी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके 3 बड़े क्लास हैं, दैट इज द मोनोसेकेराइड्स, द ओलिगोसेकेराइड्स एंड द पॉलीसेकेराइड्स। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं अपॉन द मोनोसेकेराइड्स। तो सबसे पहले अब हम मोनोसेकेराइड्स को लेंगे डिस्कशन के लिए। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स की बात जब हम करेंगे तो मोनोसेकेराइड्स में आपको ये चीज़ समझनी होगी जो मैंने इससे पहले भी आपको बताई कि मोनोसेकेराइड्स में जो है, मोनोसेकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके सिंपलेस्ट यूनिट्स जो होंगे दे वुड बी मोनोसेकेराइड्स। और एक बात हमने इससे पहले भी डिस्कस की कि मोनोसेकेराइड्स में जो तादाद होती है कार्बन एटम्स की, दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 6। अब ये है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनमें कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो होगी फ्रॉम 3 to 6। अब इस बिना पे कि इनमें कितने कार्बन एटम्स हैं इनकी अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन इससे पहले कि हम इस क्लासिफिकेशन पे जाएं, हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द अल्टीमेट यूनिट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। A monosaccharide may contain three carbon atoms. It may also contain sometimes 4, sometimes 5, sometimes 6. Means 3 to 6 carbon atoms are present in a monosaccharide. So depending upon the number of the carbon atoms in the monosaccharide, अब monosaccharides की हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। monosaccharides की क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम 3 carbon atom containing monosaccharides, हम सबसे पहले आएंगे वो मोनोसेकेराइड्स की डिस्कशन पे जिनमें 3 कार्बन एटम मौजूद होंगे। हमने इससे पहले भी कहा 3 से 6 हो सकते हैं इनमें कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले 3 वाले कार्बन एटम्स जो मोनोसेकेराइड्स हैं जिनमें 3 कार्बन एटम्स हैं उन पे हम आते हैं। तो इनकी फार्मूला क्या होगी आपको पता है, जनरल फार्मूला है CnH2nOn। अब C सब्स्टिट्यूट कीजिए 3 से, यहाँ O भी 3 होगा तो ये H होगा, CnH2nO होगा 6। तो इनका फार्मूला बनेगा C3H6O3। ये इससे पहले भी मैंने डिस्कस की जब मैंने आपको समझाया था कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब इस पे आते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर पे। ये है
क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, इसको हम कहेंगे ट्राइओस मोनोसैकेराइड। तो ट्राइओस मोनोसैकेराइड वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 3 होगी। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, जो आपने इससे पहले भी डिस्कस किया, ये ऐसे हो सकता है CHO H और यहाँ पे होगा CH2OH। तो चूंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड है इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं दिस ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड का नाम पीछे लगता है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है, दैट्स एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये है इसका केमिकल फार्मूला और ये है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अब दूसरा जो इसका पैटर्न होगा वो ऐसे होगा CH2OH C double bond O CH2OH। दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसका भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी केमिकल फार्मूला C3H6O3। तो ये इसका भी है, ग्लिसरल्डिहाइड का भी है C3H6O3। दोनों ट्राइओस शुगर्स हैं और दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। अब हम मोनोसैकेराइड्स की पहली कैटेगरी पे आ गए, ट्राइओस शुगर्स। इनमें 3 कार्बन एटम्स होंगे। पहले एग्जांपल C3H6O3, तो इसके 2 अरेंजमेंट्स होंगे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप इसमें तो ये ग्लिसरल एल्डिहाइड है। अगर इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय CO, तो ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इन पे थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज जो होती हैं सेल्स में, पाथवेज, उनमें एक एसेंशियल रोल है ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दे एक्ट एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की हैसियत से काम करते हैं सेल्स में। तो अगेन this was the first category of the monosaccharides, that's the triosugars. The general formula C3H6O3. They are having 2 molecular arrangements, that's glyceraldehyde and dihydroxyacetone, depending upon the type of functional group. If the functional group is CHO, then it is glyceraldehyde. If it is CO, ketone, then it is dihydroxyacetone. Their importance, they are very important with respect to the glycolytic pathways which occur inside the cells and they act as metabolic intermediates। इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनमें भी इनका एक अहम रोल होता है। तो आगे चलते हैं हम। दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स। अब इसके बाद 3 के बाद 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स पे हम आते हैं। चलिए, तो हम 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स पे आते हैं। आपको फार्मूला पता ही है, CnH2nOn। अब आप खुद भी ये बना सकते हैं। अब अगर टेट्रोस शुगर ये 4 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है तो यहाँ N को रिप्लेस करेंगे हम, N को रिप्लेस करेंगे 4 से, H ऐसे ही रखिए, O क्योंकि यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे हमने 4 लगाया, यहाँ पे भी 4 होगा, तो ये इसका डबल है 2N। 4 + 4 मीन्स 8। तो इसका फार्मूला बन गया C4H8O4। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स विच कैन कंटेन द 4 कार्बन एटम्स। अब चूंकि इससे पहले जो हमने डिस्कस किए थे उनमें 3 कार्बन एटम्स थे, उनको हमने ट्रायोस कहा था। अब इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इनको हम कहेंगे टेट्रोस। टेट्रा का मतलब है 4, टेट्रोस शुगर, ये है टेट्रोस शुगर। अब एक एग्जांपल है इसकी टेट्रोस शुगर का, एक इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। CHOCOH CH2OH। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें कार्बन एटम्स की तादाद 4 होनी चाहिए
इट इज 1 2 3 4, तो ये बन गया C4 बन गया ये। H जो है इसकी तादाद 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, H8। और O4 होनी चाहिए, O 1 2 3 4। तो ये बन गया सिंपली टेट्रोस शुगर। अब ये गिल्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये हम देखेंगे। अगर इसमें CH ग्रुप है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, अगर CO ग्रुप है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज CHO, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, दिस एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और इसको हम इरिथ्रोस का नाम देते हैं, इरिथ्रोस, ERYTHROS, इरिथ्रोस। तो ये दूसरा टाइप था ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। तो 4 कार्बन एटम वाले मोनोसैकेराइड्स को हम टेट्रोशुगर्स कहते हैं। एग्जांपल है इरिथ्रोस, जनरल फार्मूला C4H8O4, तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इरिथ्रोस। अब इसका हम जनरल थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि इरिथ्रोस कहाँ पे काम आता है। इरिथ्रोस इज यूज्ड इन synthesis of एंथोसायनिन पिगमेंट। कई प्लांट्स हैं जिनमें एंथोसायनिन पिगमेंट बनता है, और वो एंथोसायनिन पिगमेंट जो है वो बनाने के लिए हमारे पास इरिथ्रोस होना चाहिए। तो दूसरी बात, इस इरिथ्रोस इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ लिग्निन। प्लांट्स में एक केमिकल पाया जाता है जिसको आप लिग्निन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ये। लिग्निन, लिग्निफिकेशन होती है प्लांट्स में। लिग्निन जो है, लिग्निन को बनाने के लिए भी इरिथ्रोस का होना जरूरी है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज द 4 कार्बन atom containing monosaccharides which we call as tetrose sugars. They have the general formula C4H8O4. One example is erythrose, and erythrose has its role in synthesis of anthocyanin and is used in the synthesis of lignin in plants also. अब 3 कार्बन वाले एटम्स ट्राई शुगर्स हो गए, 4 कार्बन एटम वाले शुगर्स टेट्रो शुगर्स हो गए। अब हम 5 कार्बन एटम वाले शुगर्स पे आते हैं। इनको हम कहते हैं पेंटोस शुगर्स, पेंटोस शुगर्स। क्योंकि इनमें 5 कार्बन एटम है, इसीलिए हम इनको पेंटोस शुगर्स कहते हैं। तो जनरल फार्मूला आपको अब आना ही चाहिए, CnH2nOn। अब मुझे बताइए, N का यहाँ पे तादाद 5 है तो ये हुआ C5, O का भी तादाद 5 है, ये भी होगा O5, H का तादाद होगा डबल इसका 10, C5H10O5। ये है राइबोस शुगर की मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी सिंपल फार्मूला है, सॉरी केमिकल फार्मूला। तो पेंटोस शुगर का फार्मूला बन गया C5H10O5, H10O5। अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। पेंटोस शुगर में आपको 2 टाइप्स के शुगर्स बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये एक स्ट्रक्चर है CHO, यहाँ पे COH, H, COH, H, COH, H और CH2OH। तो ये है पेंटोस शुगर। अगर हम अब पेंटोस शुगर का देखेंगे, इसमें हम कार्बन देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बन गया C5। H10 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी ठीक है। O5 1 2 3 4 and 5। सो दिस इज पेंटोस शुगर। अब इस पेंटोस शुगर को बनाने का दूसरा भी तरीका है। यहाँ पे हम पेंटोस शुगर बना लेते हैं ऐसे, ये साइक्लिक फॉर्म होगा इसका। अब हम इस साइक्लिक फॉर्म पे आएंगे। ये है HOH, HOH, OH, यहाँ पे लिखिए HOH, H,
CH2OH। दिस टू इज राइबो शुगर, ये भी राइबो शुगर है और ये भी राइबो शुगर है। फर्क ये है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, कार्बन एटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉर्नर से। यहाँ पे एक कार्बन एटम, ये दूसरा, यहाँ पे एक कॉर्नर, ये कॉर्नर तीसरा, ये चौथा और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन एटम। तो ये हो गया स्ट्रक्चर राइबो शुगर का। दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं पेंटोस। ये भी पेंटोस है, पेंटोस शुगर। अब ये भी पेंटोस शुगर है, दोनों पेंटोस शुगर हैं। दोनों का फार्मूला है, ये भी है C5H10O5, ये भी है C5H10O5। अब फर्क क्या है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द पेंटोस शुगर कहते हैं। इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इस वाले स्ट्रक्चर को। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन। दिस इज हार्वर्थ प्रोजेक्शन। सिंपल है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है, सिंपल याद रखिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर को आप फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबो शुगर को आप हार्वर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब राइबो शुगर हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइबो शुगर कहाँ पे होता है। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है राइबो शुगर की। हम मेन इंपॉर्टेंस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कंपोनेंट होगा एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, राइबोफ्लाविन में होगा राइबो शुगर और इंपॉर्टेंटली आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये चीजें हैं जहां पे आप जहां पे आप राइबो शुगर पाएंगे। एटीपी मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, राइबोफ्लाविन, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन चार चीजों में आप राइबो शुगर पाएंगे, इन चार चीजों में राइबो शुगर है। दिस इज ये बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है, आपको पता है। एटीपी ब्रेक डाउन होता है और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, राइबोफ्लाविन, आरएनए, ये एक किस्म का जेनेटिक मटेरियल है। तो इनमें ये पाया जाता है राइबो शुगर। अब मैं एक यहाँ पे ज़रा थोड़ा ये डिस्कशन खींच लेता हूँ। अगर हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म बना लेंगे इस पेंटोस शुगर को, यहाँ पे मैं दूसरे एक टाइप का यहाँ पे पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ टू मेक थिंग्स मोर विजिबल। यहाँ पे अगर हम रिमूव करेंगे इसको, यहाँ पे अगर हम ये रिमूव करेंगे ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ राइबोस शुगर। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ राइबोस शुगर, ये रिड्यूस्ड फॉर्म होगी राइबोस शुगर की। इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। हम क्यों कहेंगे डीऑक्सी? डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हमने रिमूव किया। कहाँ पे? इसको बेहतर कह सकते हैं 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड दूसरे कार्बन एटम पे हमने एक ऑक्सीजन एटम रिमूव किया यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं 2D मीन्स रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव किया हमने, राइबो शुगर से हमने रिमूव किया। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? राइबो शुगर का फार्मूला था C5H10O5। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर की, डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर हम बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर का क्या फार्मूला बनेगा? इसमें हमने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, तो ये बनेगा C5H10O4। ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। और यही डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है ये आप पाते हैं डीएनए में। डीएनए इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जिसको आप कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें इसीलिए कहा जाता है डीऑक्सीराइबो क्योंकि इसमें जो शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो दिस वाज अबाउट द 5 कार्बन एटम कंटेनिंग these monosaccharides। हमने इससे पहले कहा था 3 से 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स में। तो 3 वाले ट्रायोस कहलाएंगे, 4 कार्बन एटम वाले टेट्रोस कहलाएंगे, 5 कार्बन एटम वाले पेंटोस कहलाएंगे। अब लास्ट हम लेंगे 6 कार्बन एटम वाले। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज मोनोसैकेराइड्स। 6 कार्बन एटम कंटेन जो करते हैं, ये यहाँ पे हम लिखेंगे 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको हम नाम देते हैं
हेक्सो शुगर्स, इनका क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला बना हुआ है CnH2nOn, C है 6, इसका डबल होगा H12O6। आपको सभी को पता है ग्लूकोज का फार्मूला है, लेकिन आपने लोअर क्लास में पढ़ा है ग्लूकोज का फार्मूला ग्लूकोज का है ही, तो ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, ये फ्रैक्टोज का भी फार्मूला है, ये गैलेक्टोज का भी फार्मूला है। तो ये सिर्फ ग्लूकोज का फार्मूला ही नहीं है, ये ग्लूकोज का भी है, गैलेक्टोज का भी है, और इसका फ्रैक्टोज का भी है। तो इसकी फार्मूला बन गया अब C6H12O6। हम इन दो पे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को लेके। तो ग्लूकोज की अगर हम डिस्कशन करेंगे, इट वुड बी लाइक दिस, CHO, CH, कार्बन एटम कितने आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे होगा CH2OH। तो ये है ग्लूकोज। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका। अब काउंट कर लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया इसमें, काउंट कर लेते हैं हम कार्बन एटम्स को। 1 2 3 4 5 6, C6 बन गया। H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12O6 1 2 3 4 5 6, तो बराबर आ गया। ये ग्लूकोज का अभी स्ट्रक्चर है, बट इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज की। अब इसके बाद आइए आगे चलते हैं। इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहां पे होगा 6। ये है यहाँ पे HOH OH H H OH H OH CH2OH H। अब ये ग्लूकोज है कि ये ग्लूकोज है? दोनों ग्लूकोज हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज हम कहेंगे इसको ग्लूकोज, मगर ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन है, हार्वर्थ प्रोजेक्शन। सो दिस इज अबाउट द हेक्सो शुगर, दैट इज ग्लूकोज। अब थोड़ा हम इंपॉर्टेंस के बारे में, ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस, ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस सिंपल आपने पढ़ा होगा। ब्लड शुगर, जो हमारा ब्लड शुगर होता है वो ग्लूकोज है। जब हम किसी इंसान की ब्लड शुगर लेवल कहते हैं हम कि हम ब्लड शुगर लेवल इसकी टेस्ट करेंगे, तो हम ब्लड शुगर किसको मानते हैं? ग्लूकोज को मानते हैं। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीडिएट फ्यूल होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होता है, एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लाइकोजन में, और ये लिवर और स्केलेटल मसल्स में जमा हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंस, लास्टली हम इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ब्लड शुगर जो होता है ये ग्लूकोज होता है। इमीडिएट सोर्स, इमीडिएट फ्यूल जो हमारी बॉडी में है दैट्स ग्लूकोज, और एक्सेसिव ग्लूकोज जो है दैट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, स्केलेटल मसल्स फॉर फ्यूचर यूज। तो इसके बाद आइए हम दूसरे एक हेक्सो शुगर की बात करेंगे जिसको हम फ्रैक्टोज कहते हैं। फ्रैक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रैक्टोज इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। आइए अब हम फ्रैक्टोज के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्टोज भी हेक्सो शुगर है। इसका भी फार्मूला होगा
C6H12O6। एक बात मैं कहना ग्लूकोज में भूल गया आपको कि ग्लूकोज में आपने पहला फंक्शनल ग्रुप देखा CHO, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स एल्डिहाइड। सो ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बट दिस फ्रैक्टोज इज polyhydroxy, it is polyhydroxy ketone, glucose is polyhydroxy ketone। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है दैट वुड बी CO, फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें। अब देखते हैं, इट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, इसके बाद है COH, H, COH, H, CH2OH। अब काउंटिंग कीजिएगा कार्बन एटम्स की, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। O6 1 2 3 4 5 6। तो ये है फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस का है ये, मगर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रैक्टोस, ओपन चेन फॉर्म को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इसी फ्रैक्टोस को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं। दिस इज CH2OH, OH, HOH, HOH, CH2OH, H। अब इसमें ये कार्बन एटम पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5th वन, 6th वन, तो C6 आगे। सिमिलरली इसका फार्मूला भी होगा C6H12O6। अब ये है फ्रैक्टोस। अब इस वाले फ्रैक्टोस और इस वाले फ्रैक्टोस में सिमिलर ये है C6H12O6 दोनों का फार्मूला है। अब ये जो है दिस इज द रिंग फॉर्म, और इसको हम कहते हैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन। सो ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन है फ्रैक्टोस शुगर की, और ये फ्रैक्टोस शुगर की फिशर प्रोजेक्शन है। अब रोल और इंपॉर्टेंस पे आते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रैक्टोस शुगर, इंपॉर्टेंस फ्रैक्टोस शुगर की इंपॉर्टेंस को अगर हम देखेंगे, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं फ्रूट शुगर। इट इज द स्वीटेस्ट शुगर among naturally occurring sugars। जो नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स हैं उनमें सबसे स्वीटेस्ट शुगर है दैट इज द फ्रूट शुगर, जिसको हम फ्रैक्टोस कहते हैं। सो फ्रैक्टोस का दूसरा नाम जो है दैट इज फ्रूट शुगर। तो दिस वाज अबाउट द फ्रैक्टोस। अब हम एक और बात लास्टली, हम इससे पहले कि हम ये क्लोज कर लें, अब इसके बाद हमारा दूसरे वाले लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और बात करने जा रहे हैं। हमने मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन देखी, हमने शुरू किया फ्रॉम ट्राइओस, देन टेट्रोस, देन पेंटोस, देन हेक्सोस। अब हम एक और बात करेंगे यहाँ पे, दैट्स अबाउट द रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स जिनमें फ्री CHO ग्रुप, मतलब कि जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फ्री CO ग्रुप होगा, इसका मतलब है कीटोन ग्रुप होगा। आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपके CO ग्रुप है कीटोन ग्रुप। वो शुगर्स जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप होगा उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, जैसे कि फ्रैक्टोस हुआ। ये हैं वो शुगर जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रैक्टोस में फ्री कीटोन ग्रुप है क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब ये क्या करते हैं, जो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री
कीटोन ग्रुप है, इट रिड्यूसेस Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव। यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर्स, अगर रिड्यूसिंग शुगर्स एक सोल्यूशन में हम डालेंगे जिसमें हमने Cu2 पॉजिटिव आयन्स डाले हैं, इनको ये रिड्यूस करेंगे Cu पॉजिटिव आयन्स में। और यही हम इसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं इन बेनेडिक्टस सॉल्यूशन, बेनेडिक्टस सॉल्यूशन और फिलिंगस सॉल्यूशन। हम बेनेडिक्टस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव डालते हैं और फिलिंग सॉल्यूशन में भी Cu2 पॉजिटिव डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे RS मीन्स रिड्यूसिंग शुगर, चाहे ग्लूकोज चाहे फ्रैक्टोज रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूस अगर हो गया Cu2 पॉजिटिव में तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर है। अब ऐसे हम एक एग्जांपल लेंगे, हमने यहाँ पे डाला बेनेडिक्टस सॉल्यूशन या इसमें हमने डाला फिलिंग सॉल्यूशन। आपको पता है इसमें Cu2 पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि इसमें ये जो और मटेरियल हमने इसमें डाला है इसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। अगर इसमें रिड्यूसिंग शुगर है देन इट विल डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड टू Cu2 पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज रिड्यूसिंग शुगर्स। और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं इन टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ glucose, in testing the presence of glucose in urine। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज यूरिन में है कि नहीं है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है नोन एज ग्लाइकोसूरिया। अगर ग्लूकोज यूरिन में होगा इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर हमने किसी पेशेंट में देखना है कि इसके यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, हम एक बेनेडिक्टस सॉल्यूशन लेंगे या फिलिंग सॉल्यूशन लेंगे, इसमें पता है आपको Cu2 पॉजिटिव है, और इसमें यूरिन हम डालेंगे। अगर इसमें इस बेनेडिक्टस सॉल्यूशन में या फिलिंग सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, इसका मतलब है कि इस वाले पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन। दिस वाज अबाउट द रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इससे ये कंप्लीट हो जाता है ये लेक्चर। अगले वाले लेक्चर में हम जो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में कहा था ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, हमने मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट किए। अब हम दूसरे लेक्चर में ओलिगोसैकेराइड्स पे आते हैं।